जब हम लोकोमोटिव या इंजन को देखते हैं तो अक्सर ध्यान उसके बड़े भारी ढांचे पर ही जाता है ना? बिल्कुल, हम बस वो ऊपर का लोहे का डब्बा देखते हैं। हाँ, लेकिन पहियों और उस ढांचे के बीच जो एक पूरी यांत्रिक दुनिया छिपी है, असल काम तो उसी का होता है। और देखिए, इंजीनियरिंग की भाषा में इस यांत्रिक दुनिया को ही लोकोमोटिव बोगी कहा जाता है। मतलब ये सिर्फ पहियों को पकड़ने वाला कोई लोहे का फ्रेम नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक ऐसा बेहद जटिल सस्पेंशन और पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है जो न सिर्फ हजारों टन का वर्टिकल दबाव झेलता है, बल्कि उस अकल्पनीय वजन के बीच ट्रेन का पटरियों पर संतुलन भी बनाए रखता है। अरे वाह! तो आज की इस विशेष चर्चा का उद्देश्य इसी अदृश्य इंजीनियरिंग को डिकोड करना है। आज हम भारतीय रेलवे के कन्वेंशनल इंजनों जैसे WAG-5, WAM-4, WAG-7 और हाई स्पीड WAP-4 की बोगियों की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझेंगे। बिल्कुल, और ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। हाँ, और ये बताना बहुत जरूरी है कि ये पूरी गहन चर्चा श्री राजू कुमार जी द्वारा तैयार किए गए बेहद शानदार तकनीकी नोट्स पर आधारित है। तो चलिए, ढलवा लोहे यानी कास्ट आयरन के भारी डिजाइन से लेकर आधुनिक सस्पेंशन सिस्टम तक के इस यांत्रिक सफर को शुरू करते हैं। तो देखिए, रेलवे इंजीनियरिंग के विकास को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस बुनियादी तकनीक पर नजर डालनी होगी जहां से भारी भरकम इंजनों का सफर असल में शुरू हुआ। WAG-5 वाले इंजन। हाँ, कोको ट्राइमाउंट बोगी जो WAG-5 और WAM-4 इंजनों में इस्तेमाल होती है, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक कास्टेड बोगी है। एक सेकंड रुको, कास्टेड बोगी मतलब इसे ढाला गया है? बिल्कुल सही पकड़ा। कास्टेड का मतलब है कि पिघले हुए लोहे को एक विशाल सांचे में ढालकर इसका पूरा ढांचा एक साथ तैयार किया जाता है। अच्छा, तो इसमें जोड़ या वेल्डिंग नहीं होती, ये एक ही ढला हुआ टुकड़ा होता है? हाँ, और इस ढांचे का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है इसका 3 पॉइंट सपोर्ट सिस्टम। इसमें एक सेंटर पिवट और 2 साइड बैरर होते हैं। एक सेंटर पिवट और 2 साइड बैरर, मतलब ये बिल्कुल एक तिपाई की तरह काम करता है, जैसे कैमरे का ट्राइपॉड होता है जिसका एक पैर बीच में और 2 पैर किनारे पे होते हैं। एकदम सटीक उदाहरण है। तिपाई का डिजाइन इसलिए चुना गया क्योंकि देखिए, ऊबड़ खाबड़ सतह पर भी ये अपना संतुलन बहुत आसानी से खोज लेता है। हाँ, तिपाई कभी डगमगाती नहीं है। सही बात है। तो इस कास्टेड बोगी में जो 60% सीधा पड़ने वाला वजन है, जिसे हम वर्टिकल लोड कहते हैं, वो उस अकेले सेंटर पिवट पर होता है। इसके अलावा लोकोमोटिव जब पटरियों पर जोर लगाता है तो इंजन को आगे खींचने की ताकत और ब्रेक लगाने का जो दबाव पैदा होता है, उसे भी यही सेंटर पिवट आगे ट्रांसफर करता है। अरे बाप रे, मतलब सारा अहम काम वही कर रहा है। तो बाकी का 40% वजन कहाँ जाता है? वो बाकी का 40% वजन दोनों साइड बियरर्स पर 20-20% के हिसाब से बटा होता है। और मजे की बात यह है कि साइड बेरर्स का काम सिर्फ वजन उठाना है, वो खींचने या रुकने वाले झटके बिल्कुल नहीं झेलते। मतलब सेंटर पिवट इस पूरी बोगी का मुख्य आधार है जो सबसे ज्यादा तनाव झेल रहा है। लेकिन मैं सोच रहा था, जब ये भारी भरकम इंजन पटरियों पर दौड़ता है तो बहुत तेज झटके भी लगते होंगे। बहुत भयंकर झटके लगते हैं। तो इन झटकों को संभालने के लिए क्या व्यवस्था है? नोट्स में जिक्र है कि इसमें प्रत्येक तरफ 8 हेलिकल स्प्रिंग लगे होते हैं, जिनमें से 4 के अंदर स्नबर मौजूद होते हैं। ये स्नबर क्या है? क्या ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हेलिकल स्प्रिंग झटके की ऊर्जा को सोख तो लेती है, लेकिन स्प्रिंग की फितरत क्या होती है? बाउंस करना, उछलना। एकदम सही, लगातार बाउंस करना। अगर सिर्फ स्प्रिंग हो तो इंजन पटरियों पर बहुत ज्यादा उछलेगा। हाँ, वो तो स्प्रिंग वाले खिलौने की तरह हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए स्नबर लगाया जाता है। ये एक तरह का फ्रिक्शन डैम्पर है। ये स्प्रिंग के अंदर रहकर घर्षण या रगड़ पैदा करता है, जिससे स्प्रिंग की उछाल बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट डिजाइन है। हाँ, और इसके अलावा इस डिजाइन में 4 सेट इक्वलाइजिंग बीम्स भी होते हैं। हर सेट की दोनों इक्वलाइजिंग बीम्स एक टाई बोल्ट के जरिए आपस में मजबूती से जुड़ी रहती है। अच्छा, तो अगर एक पहिए पर अचानक कोई झटका लगे तो ये टाई बोल्ट और इक्वलाइजिंग बीम उस झटके को सिर्फ एक पहिए तक सीमित नहीं रहने देते? बिल्कुल नहीं, वे उसे पूरी बॉगी के पहियों पर एक समान रूप से बांट देते हैं। ये तो झटकों को सोखने का एक बहुत ही शानदार मैकेनिकल तरीका है। सबको थोड़ा थोड़ा झटका बांट दो।
हाँ, टीम वर्क की तरह। इसके साथ ही ताकत को पहियों तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्शन मोटर को एक्सल हंग नो सस्पेंडेड तरीके से लगाया गया है। नो सस्पेंडेड मतलब शायद ये है कि मोटर का पूरा वजन एक्सल पर नहीं होता, बल्कि उसका एक सिरा, जिसे शायद नोज कहते हैं, वो बॉगी के फ्रेम पर टिका होता है। बिल्कुल सही। ये डिजाइन मोटर को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है। मैं समझाती हूँ कैसे। हाँ, बताइए। अगर मोटर का पूरा वजन सीधे पहिए के एक्सल पर डाल दिया जाए तो पटरियों के सारे झटके बिना किसी बचाव के सीधे मोटर को लगेंगे। ओह, और मोटर तो बहुत नाजुक और महंगी होती है, वो जल्दी खराब हो जाएगी। बिल्कुल, इसलिए आधा हिस्सा एक्सल पर और आधा हिस्सा स्प्रिंग की मदद से बॉगी पर टिका दिया जाता है। और जो ट्रैक्शन मोटर के गियर होते हैं, जिसे पिनियन कहते हैं, उसे सीधे एक्सल के बड़े गियर के साथ जोड़ा जाता है, जिसे बुल गियर कहा जाता है। पिनियन और बुल गियर। और इस पूरी गियर असेंबली को धूल मिट्टी से बचाने के लिए एक गियर बॉक्स में बंद रखा जाता होगा। हाँ, और उसे लुब्रिकेट करना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। नोट्स में लिखा है कि इसे लुब्रिकेट करने के लिए कार्डियम कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। ये कार्डियम कंपाउंड कोई आम तेल नहीं लग रहा मुझे। आम तेल तो बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद गाढ़ा, मतलब लगभग तारकोल जैसा पदार्थ होता है, जो इतने भारी दबाव और उच्च तापमान में भी गियर्स के धातु के बीच की परत को टूटने नहीं देता। भारी मशीनरी में घर्षण बहुत नुकसानदेह हो सकता है ना? बहुत ज्यादा। इसलिए एक बोगी पर सेंटर पिवट, 2 साइड लोड बेरर और 3 गियर केस के ऑयलिंग पॉइंट्स होते हैं, ताकि हर पुर्जे का लुब्रिकेशन लगातार बना रहे। चलिए, वजन और सस्पेंशन की तो बात हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में एक और बड़ी यांत्रिक चुनौती घूम रही है। वो क्या? इतने भारी इंजन को रोकना। मतलब WAG-5 की प्रत्येक बोगी पर 4 एयर ब्रेक सिलेंडर लगे हैं, लेकिन नोट्स के हिसाब से एक सिलेंडर 1.5 चक्के यानी 3 ब्रेक ब्लॉक पर ब्रेक लगाता है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। अजीब क्या? मतलब एक सिलेंडर से 1.5 पहिए को कैसे रोका जा सकता है? क्या ये भारी मालगाड़ी को रोकने के लिए काफी है? देखिए, इसे ब्रेक रिंगिंग नामक एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल लिंकेज के जरिए हासिल किया जाता है। मैं इसे एक उदाहरण से समझाती हूँ। हाँ, प्लीज। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक इंसान एक साथ 3 रस्सियां खींच रहा हो। जब एक ब्रेक सिलेंडर में हवा का दबाव पड़ता है और उसका पिस्टन बाहर निकलता है, तो वो सीधे पहिए को नहीं दबाता। अच्छा, तो वो किसे दबाता है? वह पिस्टन रॉड, ब्रेक हैंगर, जे ब्रैकेट और टाई बार के एक पूरे जाल को धकेलता है। एक पूरा मैकेनिकल जाल। हाँ, और ये पूरा जाल उस एक धक्के की ताकत को 3 अलग अलग ब्रेक शूज में बांट देता है, जो पहियों से जा चिपकते हैं। कमाल है। और इसमें शायद आइसोलेशन कॉक भी होता है। एकदम सही। अगर कोई एक सिलेंडर खराब हो जाए या मान लीजिए हवा लीक होने लगे, तो उस कॉक को बंद करके उस हिस्से को सिस्टम से अलग किया जा सकता है, ताकि बाकी ब्रेक सिस्टम सुरक्षित रूप से काम करता रहे। बिल्कुल। लेकिन देखिए, एक सिलेंडर से कई पहियों को कंट्रोल करने में काफी सारे पुर्जों का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब जे ब्रैकेट, टाई बार। इससे ब्रेक लगने में थोड़ी देरी तो होती होगी। हाँ, माइक्रो सेकेंड्स की देरी होती है, पर होती है। शायद यही वजह है कि जैसे जैसे मालगाड़ियों का वजन बढ़ा और ज्यादा ताकत की जरूरत महसूस हुई, इंजीनियरिंग को भी बदलना पड़ा। सही कहा। यहीं से रेलवे इंजीनियरिंग एक नए दौर में प्रवेश करती है। WAG-7। हाँ, मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ाने के लिए हाई एडहेशन टेट्रा माउंट बोगी का निर्माण किया गया, जो WAG-7 इंजनों में देखने को मिलती है। और इसका जो सबसे पहला और बड़ा बदलाव है कि ये कास्टेड नहीं है। बिल्कुल, ये फैब्रिकेटेड बॉक्स टाइप बोगी है। फैब्रिकेटेड होने का सीधा मतलब है कि इसे पिघलाकर सांचे में नहीं ढाला गया है। इसके बजाय स्टील की मजबूत प्लेट्स को वेल्डिंग के जरिए जोड़कर एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है ना? एकदम सही। और ये तकनीक बोगी को वजन में हल्का रखने के साथ साथ ज्यादा मजबूती भी देती है। और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या? इसमें ढलवा लोहे की तरह अचानक दरार पड़ने का खतरा काफी कम होता है। ये तो बहुत क्रिटिकल सुधार है। और मैंने पढ़ा कि इसका सस्पेंशन सिस्टम भी पूरी तरह बदल दिया गया है। इसमें प्राइमरी सस्पेंशन के लिए हेलिकल स्प्रिंग्स के साथ ऑयल डैम्पर्स का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, ऑयल डैम्पर्स। ऑयल डैम्पर का विज्ञान तो बहुत सीधा है। मतलब एक ट्यूब के अंदर गाढ़ा तेल होता है और एक पिस्टन उस तेल को एक बहुत ही छोटे छेद से धकेलता है। बिल्कुल, जैसे सिरिंज काम करती है। हाँ, जब बोगी में झटका लगता है तो पिस्टन को उस छोटे छेद से तेल निकालने में काफी ताकत लगानी पड़ती है, और इसी घर्षण की प्रक्रिया में झटके की सारी यांत्रिक ऊर्जा सूख ली जाती है। एकदम परफेक्ट समझाया। WAG-7 की एक बॉगी में
4 वर्टिकल प्राइमरी डैम्पर होते हैं जो ऊपर नीचे के झटके रोकते हैं। इसके अलावा बॉगी और इंजन की बॉडी के बीच लैटरल ऑयल डैम्पर भी दिए गए हैं। लैटरल मतलब जो अगल बगल हिलने वाले झटके होते हैं। हाँ, दाएं बाएं वाले झटके। और सेकेंडरी सस्पेंशन के लिए इसमें स्प्रिंग की जगह 4 रबर साइड बेरर पैड्स का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन रुको रुको, इस डिजाइन में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो तो वजन के बंटवारे को लेकर है। हाँ, वो सबसे क्रांतिकारी बदलाव था। मतलब WAG-5 में सेंटर पिवट 60% वर्टिकल लोड ले रहा था, लेकिन WAG-7 में सेंटर पिवट अब कोई वर्टिकल लोड नहीं लेता, शून्य। बिल्कुल शून्य। वो सब खींचने और रुकने वाली ताकत को आगे बढ़ाता है। लोड का 60% हिस्सा सेंटर पिवट के पास वाले साइड बेरर्स ले रहे हैं और 40% हिस्सा अन्य 2 साइड बेरर्स ले रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा वजन हटाकर सिर्फ उसके कंधों पर डाल दिया जाए। ऐसा क्यों किया गया है? ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। देखिए, ये बदलाव हाई एडहेजन यानी पटरियों पर पहियों की मजबूत पकड़ सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। अच्छा, हाई एडहेजन। हाँ, जब एक भारी मालगाड़ी शुरुआत में बहुत ताकत लगाकर लोड खींचती है तो क्या होता है, इंजन के आगे वाले पहियों के उठने या फिसलने का खतरा रहता है। जैसे भारी बाइक को अचानक भगाओ तो आगे का पहिया उठ जाता है। बिल्कुल वही चीज। जब सारा वजन सेंटर पिवट से हटाकर किनारे लगे रबर पैड्स पर डाल दिया गया तो बोगी का वजन पटरियों पर ज्यादा चौड़ाई में और ज्यादा समान रूप से फैल गया। ओ, समझ गया। इससे पहियों का स्लिप होना काफी हद तक कम हो गया और सेंटर पिवट को फ्री करने का एक और बड़ा फायदा मिला होगा। क्या? जब सेंटर पिवट पर भारी वर्टिकल दबाव नहीं है तो वो बिल्कुल फ्री रहता है। इससे भारी लोकोमोटिव घुमावदार पटरियों पर बहुत आसानी से और बिना अटके मुड़ सकता है। कॉर्नरिंग आसान हो गई। एकदम सही पकड़ा। और इसमें सस्पेंशन ट्यूब और रोलर बेयरिंग का भी इस्तेमाल किया गया जिसने घर्षण को और भी कम कर दिया। तो ये तो बात हो गई मालगाड़ियों की, जहां पटरियों पर पकड़ बनाना सबसे जरूरी है। लेकिन जब पैसेंजर ट्रेनों की बात आती है तो प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती हैं, है ना? बिल्कुल, वहाँ रफ्तार के नियम पूरी तरह से अलग होते हैं। हाँ, मतलब जब कोई इंजन 130 या 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चल रहा हो तो ट्रैक की एक छोटी सी खामी भी बहुत भयानक झटका दे सकती है। सही बात है। और यहीं पर फ्लेक्सी कॉइल बोगी की इंजीनियरिंग काम आती है, जो WAP-1, WAP-3 और WAP-4 जैसे हाई स्पीड इंजनों में इस्तेमाल होती है। फ्लेक्सी कॉइल बोगी इस रफ्तार में सबसे ज्यादा मायने रखता है राइडिंग इंडेक्स। हाँ, राइडिंग इंडेक्स बहुत क्रिटिकल है। मतलब ये एक गणितीय पैमाना है जो ये मापता है कि ट्रेन के डिब्बे में वर्टिकल और लेटरल एक्सेलरेशन यानी ऊपर नीचे और दाएं बाएं हिलने की गति कितनी है। ये नंबर जितना कम होगा सफर उतना ही आरामदायक होगा, ताकि डिब्बे में सफर कर रहे लोगों की चाय ना गिरे। बिल्कुल, यात्रियों का आराम सबसे ऊपर है। और इस कम राइडिंग इंडेक्स को हासिल करने के लिए फ्लेक्सी कॉइल बॉगी में बोल्स्टर को बहुत भारी कॉइल स्प्रिंग्स पर रखा जाता है जो सीधे बॉगी फ्रेम पर सपोर्टेड होते हैं। ये भारी कॉइल स्प्रिंग्स इतनी तेजी से काम करते हैं कि ट्रैक के झटके इंजन की मुख्य बॉडी तक पहुंचने से पहले ही अवशोषित हो जाते हैं। और हाँ, ये भी एक फैब्रिकेटेड बॉगी है। लेकिन देखिए, रफ्तार के साथ एक और यांत्रिक जरूरत बहुत अहम हो जाती है और वो है तुरंत रुकने की क्षमता। इमरजेंसी ब्रेकिंग। हाँ, पुराने इंजनों में एक ब्रेक सिलेंडर मैकेनिकल पुर्जों के जरिए कई पहियों को रोकता था, लेकिन WAP-4 की प्रत्येक बॉगी में 6 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, यानी हर चक्के का अपना पर्सनल ब्रेक सिलेंडर। बिल्कुल। देखिए, जब ट्रेन इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रही हो तो आप लीवर और रॉड्स वाले सिस्टम पर निर्भर नहीं रह सकते। वो जे ब्रैकेट और टाई बार वाला जाल। हाँ, उन मैकेनिकल पुर्जों के हिलने में जो माइक्रो सेकेंड्स की देरी होती है वो हाई स्पीड में बहुत बड़ा फासला बन सकती है। दुर्घटना हो सकती है। सही बात है। इसीलिए हर पहिए पर एक अलग ब्रेक सिलेंडर दिया गया। इससे ब्रेक का दबाव बिल्कुल सटीक, एक समान और बिना किसी देरी के लागू होता है। ड्राइवर जैसे ही ब्रेक लगाता है सभी पहियों पर एक साथ पूरी ताकत से ब्रेक शूज चिपक जाते हैं। वाह, तो इन बोगियों के मैकेनिकल डिजाइन को समझने के बाद अब जरा उस ताकत की बात करते हैं जो इन भारी लोहे के ढांचों को चलाती है। पावर हाउस के बाद हाँ, ट्रांसफॉर्मर की ताकत, इसे HET kVA यानी किलो वोल्ट एम्पियर में मापा जाता है। आसान भाषा में मतलब kVA का मतलब है कि इंजन का ट्रांसफॉर्मर ओवरहेड तार से कितनी बिजली लेकर मोटर्स को दे सकता है। सही है। तो WAP-4 और WAG-7 में 5400 kVA का
विशाल ट्रांसफार्मर लगाए, जबकि पुराने WAG5 और WAP1 में यह सिर्फ 3900 kVA का था। देखिए, इसका कारण सीधा है। भारतीय रेलवे में ट्रेनों की लंबाई और उनका वजन जैसे जैसे बढ़ता गया, मोटर्स को चलाने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत पड़ने लगी। और ये पावर सिर्फ ट्रांसफार्मर तक सीमित नहीं है, इंजन का कुल वजन भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बिल्कुल, और वजन के आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। WAG7 सबसे भारी है, जिसका वजन 123 टन है। 123 टन, सोचिए जरा। हाँ, और WAG5 118.8 टन का है। वहीं हाई स्पीड पैसेंजर इंजनों में WAP4 112.8 टन का और WAP1 सबसे हल्का 108.3 टन का है। मतलब मालगाड़ी के इंजन का इतना भारी होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि बिना भारी वजन के लोहे के पहिए लोहे की पटरियों पर स्लिप कर जाएंगे। एकदम से, भारी वजन ही वो घर्षण पैदा करता है जो हजारों टन माल को खींचने के लिए चाहिए। हाँ, लेकिन वजन के साथ साथ इस खींचने की ताकत को कंट्रोल कौन करता है? वो करता है गियर रेशियो। अरे हाँ, गियर रेशियो का गणित। ये मोटर के गियर, जिसे पिनियन कहते हैं, और पहिए के गियर, जिसे बुल गियर कहते हैं, उनके दांतों का अनुपात होता है। इस गियर रेशियो के गणित को हम साइकिल के उदाहरण से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, बताइए कैसे? देखिए, WAG5 का गियर रेशियो 15/62 है और WAG7 का 16/65 है। गियर वाली साइकिल में जब हम खड़ी चढ़ाई पर जाते हैं तो पेडल वाले गियर को छोटा कर देते हैं और पीछे पहिए वाले गियर को बड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। इससे स्पीड तो कम हो जाती है, लेकिन टॉर्क यानी खींचने की ताकत बहुत बढ़ जाती है। मालगाड़ियों को तेज नहीं भागना है, उन्हें भारी वजन खींचना है। सही कहा। इसलिए उनका पिनियन गियर छोटा होता है, जिसमें सिर्फ 15 या 16 दांत होते हैं, और बुल गियर बड़ा होता है, जिसमें 62 या 65 दांत होते हैं, ताकि टॉर्क मैक्सिमम हो सके। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण। और वहीं दूसरी तरफ पैसेंजर ट्रेनों के इंजनों को भारी माल नहीं खींचना होता, उन्हें तेज रफ्तार पकड़नी होती है। साइकिल वाले उदाहरण में जब सीधी सड़क पर तेज भागना हो तो आगे वाले गियर को बड़ा कर दिया जाता है। हाँ, ताकि स्पीड मिले। बिल्कुल। तो WAP4 का गियर रेशियो 23/58 है। मतलब पिनियन गियर बड़ा हो गया। हाँ, इसमें पिनियन गियर बड़ा है, जिसमें 23 दांत है, और बुल गियर थोड़ा छोटा है, जिसमें 58 दांत होते हैं। यह अनुपात मोटर की ताकत को सीधे हाई स्पीड में बदल देता है। ये इंजीनियरिंग का बहुत ही प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब गियर के दांतों की संख्या बदलकर एक ही ट्रांसफार्मर की ताकत को मालगाड़ी के भारी टॉर्क में या फिर पैसेंजर ट्रेन की हाई स्पीड में बदला जा सकता है। हाँ, ये सच में कमाल है। रबर पैड्स के हाई एडहेशन तक और फ्रेट लोकोमोटिव के टॉर्क हेवी गियर रेशियो से लेकर हाई स्पीड फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग्स की स्मूथ राइड तक, भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव्स का यह सफर विशुद्ध भौतिकी का शानदार उदाहरण है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये सभी यांत्रिक डिजाइन इस बात का प्रमाण है कि रेलवे की कार्यप्रणाली में हर पुर्जा एक खास उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। एक ट्रेन का पटरियों पर सुगमता से दौड़ना कोई जादू या संयोग नहीं है, बल्कि यह सालों की निरंतर इंजीनियरिंग का नतीजा है। सही बात है। और इस तरह की गहरी तकनीकी जानकारियों का संकलन ही इंजीनियरिंग के असली रहस्यों को सामने लाता है। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई भी रेलवे इंजीनियरिंग इन विशाल इंजनों के पुर्जों और ऐसी ही तकनीकी बारीकियों को और अधिक विस्तार से समझना चाहता है तो उन्हें YouTube पर जाकर लोको स्टडी बाय राजू कुमार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। हाँ, वहाँ राजू कुमार जी ने इन सभी जटिल टॉपिक्स को बहुत ही आसान और विस्तृत तरीके से समझाया है। बिल्कुल, ऐसे विस्तृत अध्ययन से ही तो ज्ञान का दायरा और अधिक बढ़ता है। सही कहा।